Question number first. A particle of mass 2 gram execute SHM with a frequency 5 oscillation per second. If the body has a maximum velocity 10 pi, then amplitude of oscillation will be Vmax. Vmax जो होता है आपका वो होता है a ओमेगा. ओके, तो आपको उसने SHM का ओमेगा गिवन है आपको और वेलोसिटी गिवन है, तो आपका एम्पलीट्यूड बताना है. वेलोसिटी इज 10 पाई, मैक्सिमम वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड आपको बताना है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी. और एल्स यू कैन से फ्रीक्वेंसी गिवन है f इज 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो f रख दोगे तो 10 पाई इक्वल टू a इंटू 2 पाई f. So f is 5, so 10 pi equal to a into 10 pi. 10 pi से 10 pi cancel, and velocity is in centimeter per second, which means your amplitude should be 1 centimeter. Option B. Okay. Next question. A mass suspended from a spring vibrates with a period of 2 seconds on the surface of Earth. It takes to surface of moon and set oscillating. What would be its time period? ठीक है, तो हमें बताना है उसका टाइम पीरियड कितना होगा. T इक्वल टू क्या होता है, मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइब्रेट्स विद पीरियडिक पीरियड्स ऑफ टाइम पीरियड गिवन है आपका 2 सेकंड. ठीक है, तो आपको बताना है इफ इट इज टेकन टू सरफेस ऑफ मून एंड सेट ऑसिलेटिंग, व्हाट वुड बी इट्स टाइम पीरियड देयर. उसका टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी. सो T इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी आपका गिवन था. अब G आपका कितना हो रहा है 1.6, सो विच इज G बाई 6. ठीक है, पर period of oscillation 2 seconds per second more, if it is taken to the surface of moon and set oscillating, then T इक्वल टू आपका टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग देख लो. T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ आपका जो है G की जगह कितना हो जाएगा G बाय 6, तो रूट 6 टाइम्स का फर्क पड़ जाएगा. रूट 6 कितना होता है 1.732 ऑलमोस्ट, नहीं 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो आपका टाइम पीरियड वहां पे चेंज हो जाएगा. ठीक है, a mass suspended from a spring vibrates with a period of 2 oscillation. वेट मैंने गलत कर दिया, जस्ट वेट अ मिनट. मैंने स्प्रिंग बोल दिया था, स्प्रिंग है ये, सिंपल पेंडुलम नहीं है, यहाँ पे स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर टाइम पीरियड जो होता है वो होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K. ओके, तो इसके अंदर आपका ग्रेविटी अफेक्ट ही नहीं करती है, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, मैंने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम देख लिया था, इट इज ए स्प्रिंग कॉम्बिनेशन. स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के अंदर टाइम पीरियड जो होता है M ये होता है और K का वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट. तो मास और K पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी पे फर्क पड़ेगा पर M पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आपका टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे स्प्रिंग है, मैंने सिंपल पेंडुलम देख लिया था, स्ट्रिंग देख लिया था स्प्रिंग की जगह. Is it clear to everyone? Okay. Next question. A body execute SHM by the equation x equal to 10 sin this one, x is in meter, t is in second. The frequency of SHM कितना इजी क्वेश्चन है. ओमेगा निकालना है आपको, f निकालना है. दिस इज योर ओमेगा, t का जो मल्टीपल है. ओमेगा इक्वल टू 4 पाई 2 पाई f इक्वल टू 4 पाई, सो f इक्वल टू 2. योर आंसर इज 3. बहुत ही इजी था. Next question. A particle executes simple motion has an amplitude a equal to 0.01 meter and frequency है ओमेगा आ जाएगा 120 पाई. मैंने सीधे सीधा ओमेगा लिख दिया, फ्रीक्वेंसी गिवन थी. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर
ए मैक्सिमम, तो -120 का स्क्वायर इंटू ए है 0.01, तो योर ए विल बी -144 पाई स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्योंकि आपका फॉर्मूला जो होता है ए का वो होता है -ओमेगा² ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा -ओमेगा² ए, उसको रखा और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is executing SHM according to the equation y equal to a sin 7t plus pi by 4 the time instant when the it passes through x equal to plus a by 2 for the first time। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग SHM, ओके। t t इक्वल टू 0 डालोगे तो कहाँ पे पड़ा है, y इक्वल टू, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ना t इक्वल टू 0 पे वो है कहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू a sin pi by 4 which means particle is at a by √2, तो वो पॉजिटिव में a by √2 पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये a by √2 है, इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया है, ठीक है। साइन 45 कितना होता है, 1 by √2 नहीं होता, पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, साइन 45 कितना होता है, 1 by √2 होता है ना। सो दिस इज योर मीन, यहाँ पे पार्टिकल पड़ा है, तो अब उसको a by 2 पे लाना है, ठीक है। इसका मतलब a by √2 पे रखा हुआ है, यहाँ से पार्टिकल जाएगा पहले एक्सट्रीम पे, फिर एक्सट्रीम से आएगा a by 2 पे, तो मुझे इसका टाइम निकाल लूं अगर, तो ये तो मुझे पता है कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री, पाई बाय 3 होता है फेस, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ, सबको याद होगा, जब a by 2 पॉइंट होता है तो मीन से उसको टाइम लगता है t by 12, एक्सट्रीम से उसको लगता है t by 6, तो टोटल टाइम होता है t by 4, तो ये टाइम तो हमें पता चल गया वो t by 4 है, क्योंकि एक्सट्रीम से उसको a by 2 पे आने का, पर अब a by √2 से उसको एक्सट्रीम पे जाने का कितना टाइम होगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे, तो a by 2 तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा एक्सट्रीम पे जाने के लिए, तो एक्सट्रीम पे जाने के लिए यहाँ पे y को क्या रखोगे, a रखेंगे, तो y को यहाँ पे रखा हमने a, तो a by √2 तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है t by 4, ठीक है, और एक्सट्रीम पे सॉरी t by 8, और एक्सट्रीम पे जाने के लिए लगता है t by 4, ये मैंने सब चीजें आपको बताई है, अगर पता होंगी तो बहुत इजी रहेगा। मीन से एक्सट्रीम पे जाने के लिए टाइम लगता है t by 4, और a by √2 एग्जैक्टली बीच का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बात करें वो t by 8 बनता है, तो इसका मतलब ये टाइम बचा t by 8 प्लस मैंने लिखा था t by 6, तो टोटल टाइम आपका है t by 8 प्लस t by 6। ये मैंने t by 8 क्यों बोला, क्योंकि आपका जो एंगल है फेस कितना है, पाई बाय 4, तो इसका मतलब 2 पाई बाय t इंटू टाइम, ओमेगा t इक्वल टू 5 होता है ना, तो यहाँ से पाई गया, t कितना आ रहा है, t by 8, ठीक है। t by 12 होता है जब वो मीन से जाता है, अभी वो एक्सट्रीम से आ रहा है ना, सुनो मैं इसको सब क्लियर कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या बोला, पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल है a by √2 पे, ध्यान से समझो इस चीज को, तो उसको जाना कहाँ है, a by 2 पे, तो a by 2 आपका पॉइंट यहाँ होगा, क्योंकि वो पीछे होगा, a by √2 से छोटा होगा, तो पार्टिकल पहले इधर से इधर जाएगा, फिर वापस घूम के इधर तक आएगा, तो एक्सट्रीम से आ रहा है ना, एक्सट्रीम से a by 2 तक आने का टाइम होता है t by 6, वो मैंने लिख दिया, और टोटल टाइम होता है यहाँ से यहाँ t by 4, और इधर से 0 से a by 2 का होता है t by 8, तो बचा कितना यहाँ से, यहाँ t by 4 माइनस t by 2 भी कितना होगा, t by 8, तो इन दोनों को सम कर दो, सो योर आंसर विल बी t by 6 प्लस t by 4 कितना होगा, 5t by 24, 5t होगा ना, कितना होगा, 8 प्लस 14, 7t by 24, तो t आपको टाइम पीरियड गिवन है, रख देंगे, ओमेगा गिवन है ना, ओमेगा ओमेगा है आपका 7, तो t कितना आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा इक्वल टू होता है t, यहाँ रख देंगे, तो 7t by 24, इसमें 7 by 24 एंड t है आपका 2 पाई बाय 7, तो 7 से 7 कैंसल, पाई बाय 12,
तो आपका आंसर है π/12 ऑप्शन बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is executing SHM according to equation। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है। For a particle executing SHM along x-axis, force is given by। पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है SHM अलोंग एक्स एक्सिस, तो F होता है -kx। अब kx इस फॉर्मेट में कौन है? cos, गलत गलत गलत, -kx ये वाला है। इक्वेशन ऑफ SHM होती है F इक्वल टू -kx। तो A मल्टीपल है चलेगा, वो एक तरह से कोफिशिएंट ही है, बट होना क्या चाहिए? माइनस में होना चाहिए, तो वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन। A part simple harmonic motion has an amplitude a and time period t. The time required by it to travel from x equal to a to a/2। अभी बताया एक्सट्रीम से आ रहा है t/6, खत्म। इसलिए बोलता हूँ चीजें, कुछ चीजें पता ही नहीं चाहिए। x इक्वल टू a से a/2 पर आ रहा है, विच मीन्स एक्सट्रीम से आ रहा है, तो t/6, मीन से आता है तो t/12, खत्म। इतना याद ही रख लो, बेटर है। A part simple harmonic motion has an amplitude a and time period t. The maximum velocity will be Vmax कितना होता है? a ओमेगा। a ओमेगा कितना होता है? 2π/t। तो कितना बनेगा? 2πa/t। एकदम इजी क्वेश्चन है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is executing SHM with amplitude a and displacement from mean position is, and at what displacement from mean position is the potential energy of the body is 1/4 of its total energy। ठीक है, potential energy half kx square, that should be 1/4 of total energy ka square। हाफ के से हाफ के गया, सीधे सीधे देख रहा है x इक्वल टू a/2, तो मीन से कितना होना चाहिए? a/2, खत्म। ये जितना भी बताता है x जो बताया जाता है वो कहाँ से बताया जाता है? मीन से बताया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था। एक्सट्रीम से तो तब भी a/2 आता है, क्योंकि एक्सट्रीम से बोलते तो a - a/2 उतना ही ट्रेवल करके आया होता। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle executes SHM with a frequency f, the frequency with which kinetic energy oscillates। काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेट करती है वो देखो, उसमें काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। और उसमें क्या बनेगा? हाफ m v को क्या लिख सकते हैं? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। cos स्क्वायर का फंक्शन कैसा होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। cos स्क्वायर का फंक्शन आपका इस तरह से होता है, ग्राफ यूं जाएगा, फिर नीचे से वापस यूं। तो इसका मतलब पार्टिकल कभी नेगेटिव में जा ही नहीं रहा है। वैसे जो आपका ग्राफ था वो इस तरह का था, तो इसका मतलब उसका टाइम पीरियड जस्ट हाफ हो गया, क्योंकि देखो ऊपर से वापस निकल रहा है, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। पहले ये टाइम पीरियड था, अब आपका टाइम पीरियड इतना हो गया, तो फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल हो गई, तो फ्रीक्वेंसी इज 2f। क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि पार्टिकल पहले डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऐसे चलता है, वेलोसिटी भी ऐसे चलेगी, पर काइनेटिक एनर्जी में v² होता है, तो cos स्क्वायर उसका ग्राफ बनता है, ये वाला निचला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब देखो, ये अब एक लूप ही हो गया, ये बस इतने में इसका खत्म हो गया ना, वापस स्टार्ट हो रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी इतनी सी हो गई, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है और टाइम पीरियड हाफ हो गया। क्लियर है?
हाँ अपना वीडियो ऑन रखो, उनको क्या दिखेगा ऐसा। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A simple pendulum is made of a bob which is which is a hollow sphere full of sand suspended by means of wire. If the sand is drained out, the time period of pendulum will be. तो अगर आप सैंड निकाल रहे हो तो उसका मास कम हो रहा है, ठीक है, पर उससे हमें फॉर्मूला में फर्क नहीं पड़ता। टी इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/g, राइट। अब आपने सिंपल पेंडुलम लगाया हुआ है एंड उसके लास्ट में क्या है, होलो स्फीयर है, राइट। तो अभी हो क्या रहा है, जैसे ही ये ड्रेन आउट होना चालू होगा तो उस पॉइंट पे क्या होगा, इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? A simple pendulum is made of bob which is a hollow sphere full of sand suspended by means of wire. All the sand is drained out. Okay, ठीक है, क्लियर है। The period of time period of pendulum is, तो यहाँ पे देखो इस पे कोई फर्क पड़ रहा है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर देखो यहाँ पे लेंथ और जी होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका मास का कोई फैक्टर आ ही नहीं रहा है। इसका ग्रेविटी तो उतनी है ना, जी तो उतना ही है, मास से क्या फर्क पड़ता है? मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पड़ता है स्प्रिंग सिस्टम में फर्क पड़ता है, स्प्रिंग वाला जब, इसका आपका टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में एक और होता है, नहीं की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसके अंदर एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये काफी बड़ा स्फीयर होता, ठीक है, तो अब उसके अंदर अगर हम बोलते कि ड्रेन आउट होने लग गया, तो उस केस में क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे जैसे जैसे ड्रेन आउट होता जाएगा तो नीचे आता जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास खींच सकता है वो नीचे आने लगेगा, तो लेंथ आपकी इफेक्टिवली चेंज होने लगेगी। तो टी इक्वल टू 2π√L/g होता है उसमें, तो लेंथ आपकी चेंज हो रही है, इससे टाइम पीरियड बढ़ने लगता है, बट अभी आपको उस लेवल पे नहीं जाना है, उसने इतना बोला नहीं है, तो इसका मतलब हमारा टाइम पीरियड सेम रहेगा, वरना चेंज हो जाता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Spring, both spring K1 K2 are in parallel combination, which means your K equivalent equal to K1 plus K2. Okay, so आपको क्या निकालना है, the arrangement is equivalent to spring, खत्म, इतना ही करना है। तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में K equivalent K1 plus K2 होता है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पढ़ा। टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स constant K1 K2 have been arranged parallel to each other and M is attached to the fifth arrangement, बस हो गया। स्प्रिंग सिस्टम में पैरेलल में यही होता है, आंसर है आपका, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two figure in figure S1 and S2 are identical springs. The oscillation frequency of the mass m is f. If one spring is removed, the frequency will becomes. तो देखो स्प्रिंग S1 and S2 है, ये भी अगेन देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही है। किस तरह से देखो, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं S1 और S2 मास m पे लगे हैं इस तरीके से, तो ये दोनों पैरेलल, क्योंकि हमने इस पार्ट को जो इधर था इस पार्ट को उठा के हम इधर ले आए इस तरफ, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आपका रिजल्टेंट बन जाएगा 2k, क्योंकि अगर इन दोनों का k है तो टाइम पीरियड कितना आएगा, t इक्वल टू 2π√m/2k, ठीक है, एंड t इक्वल टू 2π√m/2k। अब हमें क्या होगा, अगर अभी यहाँ पे क्या है हमारा, अगर अब इसने क्या बोला है, अगर एक स्प्रिंग मूव कर दिया है तो हमने एक स्प्रिंग को हटा दिया तो हमारा सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया है, विच मीन्स टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√m/k, तो वो इनिशियल टाइम का कितना हो गया, √2 टाइम्स बढ़ जाएगा, सो ये जो फाइनल टाइम होगा वो √2 टाइम्स इनिशियल टाइम पीरियड का बढ़ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी √2 टाइम्स कम हो जाएगी, सो योर ऑप्शन इज डी। किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क, क्योंकि स्प्रिंग पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो टाइम
जो है आपकी स्प्रिंग इक्विवेलेंट जो था वो k प्लस के 2k हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम पीरियड ये आ रहा है, फ्रीक्वेंसी जस्ट इसका अपोजिट होगी। तो अब जब एक सिंगल सिस्टम होगा तब टाइम पीरियड आपका इतना बनेगा, तो इसका मतलब आपका टाइम पीरियड √2 टाइम्स हो रहा है इनिशियल टाइम के, तो आपकी फ्रीक्वेंसी √2 टाइम्स कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इन एन एलेवेटर मूविंग विद अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 1/g। यहाँ देखो, यहाँ फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी में फर्क आ रहा है, स्यूडो लग रहा है इस पे। तो जहां आप t इक्वल टू कितना रखते हो, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी रखते हो, वहां पे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है सो इट विल स्यूडो लगेगा यहाँ पे। सो योर टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस जी बाई 2, 3g/2। सो योर t डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2l बाई 3g। तो आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी उसके एसोसिएट आप निकाल लोगे तो वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक 0.612 ये इस टाइप का आंसर होगा, आपका चेंज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two particles execute simple harmonic motion of same amplitude and same frequency on parallel lines. They pass one another moving on opposite direction each other. अभी तक जितना भी कराया है सबको क्लियरली समझ आ रहा है ना, जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं? ठीक है, सो नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15। Two particles execute simple harmonic motion of same amplitude and frequency on parallel lines. They pass one another when moving in opposite direction. Each time their displacement is half their amplitude. What is the phase difference between them? Okay, दो पार्टिकल है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है एंड ओमेगा भी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए। ठीक है, दे पास वन अनदर व्हेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ईच टाइम देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ देयर एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये इधर मिलते हैं, इसका मतलब एक a/2 पे ये इस तरफ जा रहा होता है एंड ये इस तरफ जा रहा है। ओके, सो इसका मतलब अब आपको इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताना है। तो दैट मीन्स पार्टिकल बोथ आर एट a/2 एंड वन इज मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम एंड अदर इज मूविंग अवे फ्रॉम एक्सट्रीम। तो ये आपका a/2 पॉइंट है, पहला पार्टिकल यहाँ पे है एंड दूसरा कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो आपको इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120। सो एंगल बिटवीन देम जो उनके फेस होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कि दोनों का पोजीशन सेम मिल रहे हैं तो उनका पोजीशन सेम होगा, एक मीन की तरफ आ रहा है एंड एक एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। मैंने ये बोला, आई एम जस्ट सेइंग अगेन, कि पार्टिकल, उसने बोला है क्वेश्चन में कि a/2 पे वो देखो क्या बोला उसने, when moving in opposite direction each other each time their displacement is half their amplitude। इसका मतलब वो मिलते कहाँ हैं, a/2 पे मिल रहे हैं। तो a/2 प्लस माइनस a/2, तो हमने a/2 ये पोजीशन बताई, इस पे पार्टिकल मिल रहा है तो एक मूविंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम है, एक मूविंग टूवर्ड्स मीन है। तो इसका एंगल आपने निकाला है यहाँ से, एंगल आपने ट्राइंगल थ्योरम पता है आपको, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, तो पार्टिकल आपका एक तो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। ठीक है, ये आपकी पॉइंट क्या है,
दिस इज a/2, तो ये एंगल कितना होगा, ये है आपका a एंड ये है आपका a/2, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये है 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, 60 60 120, तो ये आपका एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री, विच कैन बी रिटन एज 2π/3। अब किसी को डाउट है तो पूछो। क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A simple pendulum has a bob suspended by an extensible thread of length 1 meter from a point A. As the bob reaches one extreme position, the thread is caught by a peg at B at a distance 1/4 meter from A. The bob begins to oscillate and in the new position. The change in velocity of the oscillation of the pendulum in hertz approximately. तो क्वेश्चन ने बोला क्या है, सिंपल पेंडुलम है जिसके लास्ट में बॉब है और लेंथ कितनी है पेंडुलम की 1 मीटर। As the bob reaches the one extreme position, thread is caught by a peg at point B at a distance 1/4 meter from A। ठीक है, ये आपका a simple pendulum has a bob suspended by an inextensible thread of length 1 meter from a point A. As the bob reaches one extreme position, thread is caught by a peg of 1/4 meter distance from A and the bob begins to oscillate in new position. Okay, the change in the frequency of the oscillation of the pendulum in hertz is approximately. ओके, जैसे ही थ्रेड आपका एक्सट्रीम पे पहुंचा है उस पॉइंट पे उसने क्या किया है कि उन्होंने उसकी लेंथ चेंज कर दी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या है, a simple pendulum has a bob suspended by an inextensible thread of length 1 meter from a point A. As bob reaches one extreme position, the thread is caught by a peg at a point B 1/4 meter from A and the bob begins to oscillate in the new position. Is my voice clear to everyone? Is my voice clear? तो उसने क्या बोला है, ओके पहले लेंथ जो थी आपकी t इक्वल टू आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2π√L/g। ओके, और फ्रीक्वेंसी जस्ट उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2π√g/L। ओके, ये पहली फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपकी लेंथ कितनी 1/1 है। उसके उसने क्या बोला, द थ्रेड इज कॉट बाय पैग एट ए पॉइंट B 1/4 meter फ्रॉम A। तो इसका मतलब पहले आपकी लेंथ जो थी वो थी 1 मीटर, उसके बाद उसने 1/4 उसको छोटा कर दिया, इसका मतलब आपकी लेंथ जो फाइनल होगी वो कितना हो गई 3/4 मीटर। तो आप फॉर्मूला ये लगाओगे, फ्रीक्वेंसी f डैश कितना हो जाएगा 1/2π√g/3/4। पहले में था 1 ही था ये, अब कितना हो जाएगा 3/4, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आप निकाल लोगे। सो आई एम जस्ट राइटिंग इट, f1 is equal to 1/2π√g/L, L is 1, f2 equal to 1/2π√g लेंथ कितना हो गया 3/4, तो वो कितना बनेगा 1/2π√4g/3। सो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, अब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, बढ़ गई है, तो कितना हो जाएगा 1/2π आपका बाहर एंड √4/3, रूट जी भी बाहर आ जाएगा, रूट जी को मैं बाहर लिख रहा हूँ √10 -1। सो योर आंसर इज √10/2π√4, दिस ऑप्शन बी। कुछ नहीं, लेंथ आपकी चेंज हुई है, 1/4 पे पैक किया है तो डिफरेंट बचेगा कितना 3/4। क्लियर है सबको? ओके, cool. Next question,
Masses m and 3m are attached to the two ends of a spring by constant k. If the system vibrates freely, the period of the oscillation will be. m और 3m कनेक्टेड दो एंड ऑफ स्प्रिंग से, स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट फ्री द पीरियड ऑफ, देखो ये ऐसा है, m और 3m दोनों को वाइब्रेट करा रहे हैं, तो इसको रिड्यूस मास सिस्टम बनाएंगे। mr होता है m1 m2 by m1 plus m2, कितना बनेगा 3m into m by 4m, तो कितना आया 3m by 4। अभी आपका रिड्यूस मास सिस्टम है, इसका मतलब ये 3m by 4 मास है और स्प्रिंग आपका k है, तो कितना आएगा टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m कितना है 3m by 4 और k ही है, तो कितना आएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3m by 4k विच इज इक्वल टू 2, यहाँ से बाहर आ जाएगा तो पाई अंडर रूट m, नहीं ये गलत है, 3m आएगा, तो 2 पाई अंडर रूट 3m by 4k। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं तो सही है, m and 3m m1 m2 by m1 plus m2, तो 3m by 4 बनेगा, ये सही है। एंड सी, यस सी करेक्ट है, ऑप्शन सी, क्योंकि ये 2 ये 4 और 2 कट गया ना, पाई अंडर रूट 3m by k, ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर टेलिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, potential energy of a particle executing SHM is given by half k x square होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ k x स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हो, नहीं तो इस फॉर्मेट में हो सकती है हाफ k x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। अब चेक कर लो, एक्स क्यूब आ रहा है, गलत, एक्सपोनेंशियल गलत, ऑप्शन है सही है, क्योंकि a जो है आपकी, इसका मतलब ये है जो आपकी मीन पोजीशन है वो कहां पर है? a पर है, मीन पोजीशन एट x इक्वल टू a, तो आपका ऑप्शन है 18 सही है, a सही है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, two SHMs are given by the phase difference between after 1 second। लाला 1 सेकेंड रख लो, उसके बाद निकाल लो। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना बन रहा है इसका? y1 इक्वल टू a, 1 सेकेंड पे साइन पूरा 1 बन जाएगा, तो बच रहा है साइन 5। y2 कितना आ रहा है? a t इक्वल टू 1 सेकेंड साइन 120 प्लस 5 एंड दिस इज 90 प्लस 5। वेट मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 90 प्लस 5 है, ठीक है, ये t1 है ना, तो y1 इक्वल टू साइन 90 प्लस 5 एंड y2 इक्वल टू साइन 120 प्लस 5, तो 30 डिग्री का फेस डिफरेंस है, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? सीधा सीधा इसको माइनस कर लेते हैं ना, 90 माइनस 120 30 आता, क्योंकि टाइम आपका 1 है, अगर 2 होता तो कितना होता? 60 डिग्री हो जाता। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, the time period of a simple pendulum of length L is T1 and time period of uniform rod of same length L pivot about 1 and oscillating in planes T2. The period of oscillation in the both cases is small than स्मॉल नहीं सेम होगा, ये स्मॉल लिखा है, क्या मतलब है इसका? T1 इक्वल टू सिंपल पेंडुलम को होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। T2 है कंपाउंड पेंडुलम है, उसका वन एंड से बताना वो होता है 2 पाई अंडर रूट I बाय एम जी एल सी एम। तो इसका बनेगा I होता है वन एंड से होता है, इसलिए होता है उसका ml स्क्वायर बाय 3 और mg LCM होता है L बाय 2, तो कितना बनेगा? m से m कट गया, L से L गया, कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट 2L बाय 3g। ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका L1 मान लो, उसका L2 मान लो, तो T1 बाय T2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
अभी तक तो चल रहा है। T1 इक्वल टू 2 पाई गया, साइन आउट। साइन आउट हो गया, लेकिन आपका मीटिंग एंड नहीं हुआ। साइन आउट लेकिन बोले जैसे आपका मीटिंग लेकिन एंड नहीं हुआ, देखो नहीं हुआ।